अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। जाती है बट ये वीडियो भी नहीं होती। यहाँ पे क्या सेटिंग्स होनी है? यू अलाउ नो मस्ट जस्ट यूज योर कैमरा। अलाउ नहीं हो रहा ये। अच्छा अब देखें, ये होगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये प्रोजेक्टर। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट वाज योर होम टास्क? क्या पूछा था मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से? व्हाट इज बीसीजी वैक्सीन? स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है? लेक्चर नजर आ रहा है सबको? अब आ रहा है नजर? यस मैम। Okay. Now tell me what is BCG? क्या होती है BCG? क्या वैक्सीन है ये? देखा था जाके? सर्च किया था इसको? Okay, now tell me what are anti-tuberculous drugs? क्या क्या आता है एंटी-ट्यूबरकुलस ड्रग में? कौन सी ड्रग्स आती हैं? मैम इसमें 5 जी जी। आइसोनियासिड है और रिफेम्पिन आ जाती है। इसके अलावा पायराजिनामाइड आ जाती है ठीक है, और एथम्ब्यूटोल आ जाती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एथम्ब्यूटोल? ये हमारे पास विजुअल एक्यूटी जो है इसको डिक्रीज करता है और साथ में आईज कलर में ब्लाइंडनेस विजुअल कॉज करता एक्टिविटीज है। को कॉज करता है और हमें दूर की जो चीजें होती हैं वो नजर नहीं आती हैं, और अगर हम लोग जैसे वो उस पे सिग्नल पे खड़े हैं तो हमें रेड और ग्रीन लाइट के अंदर डिफरेंस नहीं पता चलता। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई ऐसी डिजीज होती है, जैसे इस वक्त कोरोना वायरस है, उसकी वैक्सीन मार्केट में वैसे तो आ चुकी है, इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस भी पास्ट में बहुत ज्यादा एक फेटल डिजीज थी, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, इसलिए उसकी भी वैक्सीन बनाई गई और उसको बेबी को लगा दी जाती है डे 0 पे, यानी कि जिस दिन बेबी बॉर्न होता है उसी दिन उसकी वैक्सीन लगा दी जाती है बाजू में, बीसीजी, जो यहाँ पे आर्म में लगती है। ठीक है, उसका निशान भी होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से किसी ने देखा कि व्हाट इज बीसीजी एंड व्हाट इज बीसीजी स्टैंड्स फॉर? कौन बताएगा? मैम एक्चुअली बैसिलस स्टेलमेट, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस होगी क्लास में, उसको मैंने रिमूव बैसिला करना है। कलमेट ग्यूरिन ये वैक्सीन होती है, बैसिला कलमेट ग्यूरिन, और ये जो है ना हम लोग बीसीजी वैक्सीनेटेड इसमें वैक्सीनेशन करते हैं टीबी की डिजीज में। ठीक है, शाबाश। और बीसीजी वैक्सीन जो है वो कब तक इफेक्टिव रहती है? फॉर हाउ लॉन्ग इट इज इफेक्टिव? मैम ये 15 ईयर्स तक रहती है, 260 ईयर्स तक, कम से कम 15 ईयर्स तक रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 60 ईयर्स तक रहती है। वैक्सीन जब एक बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइफ लगा दी गई तो वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगी ना। वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि आपने वो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किया है इनटू द बॉडी विद लो एफिकेसी, विद लो टॉक्सिसिटी, और उसके अगेंस्ट आपका जो मेन पर्पस है वो क्या है? एंटीबॉडीज बनाना अगेंस्ट दैट डिजीज।
जब वो एंटीबॉडीज एक दफा बनना शुरू हो जाएंगी बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी, तो इट इज इफेक्टिव फॉर होल लाइफ. ओके, नाउ टुडेज आवर लेक्चर इज अबाउट एंटी फंगल ड्रग्स. ओके, नाउ टेल मी, सबको पता है कि जो हमारा सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है वो कब है? ऑन 16th of December, परसों वेंसडे को. ठीक है, मैंने आपको जो टाइम बताया था दैट वाज 6 PM, लेकिन अब मैंने इसको चेंज कर दिया है 7 PM. ठीक है, अब आपका जो एग्जाम है वो 7 PM पे होगा एंड द लेक्चर्स इंक्लूडेड आर 7, 9, 13, 14, 15. ओके, ओके मैम. today's our lecture of discussion is anti-fungal drugs. Anti-fungal drugs के बारे में किसी को पता है कि what is fungal infection? जी 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 बताएं. आप 2 o'clock कर दें टेस्ट. क्या कह मेरी रही हैं? सिस्टर की वेडिंग है 16 को, आप 2 o'clock कर दें टेस्ट. नो मैम, हमारे लेक्चर्स होते हैं. मेरी सिस्टर की No, वेडिंग है ma'am. 16 को, तो आप टेस्ट की टाइमिंग जल्दी. जी मैम, मेरे भी भाई की शादी है, तो मैं भी सोची थी आपसे इस बात तरह तो करूं. नहीं हो सकता ना कि मैं 136 अच्छो, इस तरह नहीं हो सकता कि मैं 136 स्टूडेंट्स की अब चेंज कर दूं दोबारा से डेट और टाइम. ये पहले ही बहुत डिफिकल्टी से हम लोगों ने डिसाइड किया, जल्दी इसलिए नहीं कर सकती, बहुत सारे स्टूडेंट्स की उस पर क्लासेस होती हैं, तो दिस इज सो डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि आप इसे अटेम्प्ट करें. ओके, नाउ व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन क्या होता है एंड व्हाट आर एंटी फंगल ड्रग्स? किसी को पता है कभी किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ? व्हाट इज फंगल इन्फेक्शन? मैम, फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर सुपरफिशियली होता है, जैसे हमारे पास एथलीट फुट आता है, रिंग वर्म आ जाती हैं, ज्यादातर सुपरफिशियली, जैसे हमारे नेल्स में, अपेंडेजेस में, स्किन अपेंडेज में होता है ज्यादातर. शाबाश, ठीक है. और बिटवीन द वेब्स हो जाता है, जिस तरह फुट की नेल बेड्स वजू, हो गए मैम. ठीक है, वजू करते हैं जब लोग, तो टोज में दरमियान में जिस तरह से इन्फेक्शन हो जाती है वेट रहने की वजह से. ठीक है, इसी तरह से ओरल कैंडिडियासिस है. ओरल कैंडिडियासिस क्या होता है कि जब मुंह के अंदर व्हाइटिश सा पूरा एक कोटिंग हो जाती है टंग की, तो दैट इज आल्सो अ फंगल इन्फेक्शन एंड मोस्ट लाइकली अकर्स इन पेशेंट्स विद इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस. ठीक है, वो पेशेंट जिनमें मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, इम्यूनोकम्प्रोमाइज होते हैं, जो पेशेंट डायबिटिक्स होते हैं, अक्सर HIV के पेशेंट्स होते हैं, तो दे आर मोर लाइकली टू हैव दिस फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, और इसको ओरल थ्रश भी कहा जाता है, ओरल कैंडिडियासिस भी कहा जाता है. ठीक है, नाउ द फंगल इन्फेक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स. एक तो आपने बता दिया कि दैट इज सुपरफिशियल इन्फेक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द स्किन, नेल्स, हेयर. ठीक है, बट also some fungal infections are deep seated fungal infections which are deeply involved the tissues. ठीक है, इवन फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो उन टिश्यूज को भी इन्वॉल्व करते हैं जहां पे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते. जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ ग्रो करते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है. ठीक है, कुछ जो है वो वेस्कुलर टिश्यू में ग्रो करते हैं जहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है. ठीक है, ताकि उनको वहां से न्यूट्रिशन मिल सके. बट फंगल इन्फेक्शंस आर द टाइप ऑफ इन्फेक्शंस व्हिच आर आल्सो डेवलप्ड इन एवेस्कुलर टिश्यूज. ठीक है, एवेस्कुलर टिश्यूज में भी ये डेवलप कर जाते हैं एंड दैट आर समटाइम्स डीप सीटेड फंगल इन्फेक्शंस, जो कि बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग टाइप ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत डीपली जो है वो इन्वॉल्व कर देते हैं टिश्यूज को. ठीक है, बॉडी के. Now, the human fungal infections have increased dramatically in recent years, owing mainly to advances in surgery, cancer treatment, critical care accompanied by increases in the use of broad spectrum antimicrobials and HIV epidemic. ठीक है, some of the fungal infections are also occurs after antimicrobial infections. ठीक है, या उसके against अगर antibiotics यूज की जाती हैं तो fungal infections sometimes उस वजह से भी हो जाते हैं. कैंसर की ट्रीटमेंट सब चल रही होती हैं तो उसमें भी सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पर ये हो जाती है. इसी तरह HIV के पेशेंट जो होते हैं, जो कि एड्स के पेशेंट होते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा देखा गया है कि फंगल इन्फेक्शन एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन. ओके, प्राइमरी इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली HIV इन्फेक्शन ही है, बट HIV इन्फेक्शन की वजह से जब बॉडी इम्यूनोकम्प्रोमाइज हो जाती है तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन इज वन ऑफ दैट इन्फेक्शन. Okay, fungal infections are usually more difficult to treat than bacterial infections because fungal organisms grow slowly and because fungal infections often occur in tissues that are poorly penetrated by antimicrobial agents.
मीन्स कि फंगल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं कि जो बहुत ज्यादा डीप सीटेड भी हो सकते हैं। कभी भी आपने किसी भी एग्जामिनर को या ड्यूरिंग वाइवा ये नहीं कहना कि फंगल इन्फेक्शंस आर ओनली सुपरफिशियल वन, ठीक है। दे आर मोस्टली डीप सीटेड इन्फेक्शंस एंड दे बेसिकली why they are so difficult to treat, because they are basically fungal organisms grow slowly and they are also involve the avascular tissues of the body. Okay, therapy of fungal infections usually requires prolonged treatment. आपको जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग चलता है। जिस तरह से दूसरी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम देते हैं, उसका कोर्स किस तरह से होता है कि हम 5 to 7 डेज तक एडवाइस कर देते हैं। जैसे टाइफाइड इन्फेक्शन है तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स 10 to 14 डेज दे देते हैं और दैट्स इट। बट फंगल इन्फेक्शंस का जो ट्रीटमेंट होता है that is prolonged type of treatment, means के 3 months तक इसका ट्रीटमेंट समटाइम्स चलता है। और उसमें ये जरूरी नहीं होता कि टैबलेट डेली खानी हो, समटाइम्स उसकी डोज वंस डेली होती है या वंस वीकली होती है, ठीक है, हफ्ते में एक दफा खानी है। बट इसको इरेडिकेट करने के लिए काफी टाइम लगता है, इट टेक्स मंथ्स। ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। Superficial fungal infections involve the cutaneous surfaces, for example, skin, nails, and hair, and mucous membrane surfaces, for example, oropharynx and vagina. Okay. अब एक oral candidiasis होता है जो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें क्या होता है कि एक whitish सी coating हो जाती है white color की oral cavity में, एंड उसके लिए फिर क्या दिया जाता है, different types of antifungals होते हैं, drops की फॉर्म में भी होते हैं, oral भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा विजाइनल कैंडिडियासिस भी बहुत ज्यादा कॉमन है उन पेशेंट्स में विच आर हैविंग डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज के साथ शुगर वाले पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होते हैं। नाउ अनदर टाइप ऑफ इन्फेक्शंस आर डीप सीटेड और डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शंस। व्हाट इज डीप सीटेड एंड व्हाट इज डिसेमिनेटेड, कौन बताएगा? मैम Deep- डीप सीटेड जो बहुत ज्यादा डीपली मतलब जाकर इंसर्ट हो जाते हैं, और डिसेमिनेटेड मींस डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। एंड व्हाट इज डिसेमिनेटेड? मैम जिनको डिफिकल्ट टू इरेडिकेट हो। बेसिकली डिसेमिनेटेड ये होता है कि जो पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, उसकी जो चंक्स हैं या उसका जो इन्फेक्शन का आप ये समझ लो कि उसका जो वो फंगल इन्फेक्शंस की जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरी बॉडी में फैल जाती हैं थ्रू ब्लड, दैट इज डिसेमिनेटेड वन, ठीक है। जब इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाए या स्प्रेड हो जाए पूरी बॉडी में, दैट इज डिसेमिनेटेड। ओके ओके, डीप सीटेड और डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन बेसिकली कॉज्ड बाय डायमॉर्फिक फंगाई, और जो इन्वॉल्व होते हैं फंगस इसमें दैट आर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। यीस्ट भी फंगस को ही कहा जाता है। ओके, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एंड वेरियस कैंडिडा स्पीशीज रिस्पॉन्ड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टमिक एजेंट्स। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं डीप सीटेड इन्फेक्शंस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एंड कैंडिडा स्पीशीज, ये बेसिकली कुछ एंटीफंगस को रिस्पॉन्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल एम्फोटेरेसिन बी और फ्लूसाइटोसिन को ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। और कुछ न्यूअर ड्रग्स हैं जो कि मार्केट्स में आई हैं, दैट आर एजोल्स, जिसमें कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल, इसको रिस्पॉन्ड करते हैं ये डीप सीटेड फंगल इन्फेक्शंस। ओके, and some other drugs are also newer drugs, for example caspofungin, ठीक है, they are also very effective against this deep seated disseminated fungal infections. Okay, this is the classification of antifungal drugs. Antifungal drugs को हम classify करते हैं into 3 types, ठीक है। एक तरह की एक जो फर्स्ट टाइप है वो एंटीफंगल ड्रग्स हैं जो बेसिकली सेल वॉल को डैमेज करती हैं फंगस की और परमेबिलिटी को एनहांस कर देती हैं, जिसकी वजह से फंगस का जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो लॉस हो जाता है। And the other types of antifungals are antifungals that are inhibiting the chitin synthesis in the cell wall. Cell wall के अंदर इनके एक कंटेंट होता है that is called chitin, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये एंटीफंगल्स जो है वो chitin कंटेंट को सेल वॉल की इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। that are caspofungin and griseofulvin. And the third classification of antifungal is that antifungal that inhibit the synthesis of nucleic acid, and उसमें आती है फ्लूसाइटोसिन। So we divide the antifungals into 3 types, ठीक है। 3 types को में किस तरह से इसको डिवाइड हमने किया, by their action. First type is
that type of antifungal drugs that inhibit the cell membrane and increase the permeability of cell membrane. सेल की परमेबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो कंटेंट है, जो सेल के अंदर के ऑर्गेनेलिज हैं वो लॉस हो जाएंगे और इस तरह से फंगल सेल जो है वो डैमेज हो जाएगा. तो दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशन. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इमिडाजोल्स, देन ट्राइजोल्स. ट्राइजोल्स अभी मैंने आपको बताया दे आर न्यूअर टाइप ऑफ ड्रग्स. एलालामीन्स एंड मॉर्फोलिन्स थायोकार्बामेट्स हैं, सब्स्टिट्यूटेड पायरिडोन्स हैं एंड पॉलीन एंटीबायोटिक्स हैं. अब इसमें आपने जो मेमोराइज करने हैं, जो आपको याद रखने हैं, वो कौन से हैं? दीज टू, इमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स, एंड द लास्ट वन दिस पॉलीन एंटीबायोटिक्स. इसी को हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, दीज फर्स्ट टू इमिडाजोल्स एंड ट्राइजोल्स एंड दिस लास्ट वन पॉलीन एंटीबायोटिक्स. ओके, the other class of antifungal drugs are that antifungals which inhibit the chitin synthesis in the cell wall. ठीक है, दूसरी क्लास भी सेल वॉल को ही डैमेज करती है. फर्स्ट वाली क्या करती है? फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट द सेल मेम्ब्रेन, डैमेज कर देती है सेल मेम्ब्रेन को और परमेबिलिटी को एनहांस कर देती है. सेकंड वाली जो एंटीफंगल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है दैट इनहिबिट द chitin synthesis in the cell wall, and the third one is the antifungal inhibiting the synthesis of nucleic acids. ठीक है, और उसमें एक ही ड्रग है दैट इज फ्लूसाइटोसिन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी हियर अबाउट दिस पॉलीन एंटीबायोटिक्स. मैंने आपको बताया कि आपने इसमें से एक तो ये दो याद रखनी है एंड द लास्ट वन इज दिस पॉलीन एंटीबायोटिक्स टाइप 1 में से. नाउ पॉलीन एंटीबायोटिक्स आर कंसिस्टिंग ऑफ टू ड्रग्स, एम्फोटेरेसिन बी एंड निस्टैटिन. ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई बूढ़ा, जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं घर में, तो उनको ओरल इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल थ्रश, ओरल कैनिडियासिस हो जाता है, तो उनको निलस्टैट ड्रॉप्स दिए जाते हैं. ठीक है, या नेजल कैविटी में समटाइम्स फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो निलस्टैट ड्रॉप्स बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं, दैट इज निस्टैटिन. ठीक है, ओके. पॉलीन एंटीबायोटिक्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट आर एम्फोटेरेसिन बी एंड निस्टैटिन. दे बेसिकली बाइंड टू फंगल सेल मेम्ब्रेन, और फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है एर्गोस्टेरोल, और इस तरह से फंगल सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं. एम्फोटेरेसिन बी हैज एक्टिविटी अगेंस्ट कैंडिडा स्पीशीज, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सीडियोइड्स एंड एस्पेरजिलस. ठीक है, दीज आर ऑल द बेसिकली फंगस और फंगाई अगेंस्ट व्हिच एम्फोटेरेसिन बी इज वेरी इफेक्टिव ड्रग. Now, what is the route of transmission? What is the route of administration? आपने ड्रग को देना कैसे है? एम्फोटेरेसिन बी is basically given to the patients with IV route. Intravenously दी जाती है for the treatment of Candida esophagitis. अगर एसोफेगस का फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो इसको IV फॉर्म में दिया जाता है, and also it for progressive mucormycosis and invasive aspergillosis. Now, intrathecal injection. What is intrathecal injection? मैम स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं, या फिर हम स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं, CSF में देते हैं, in order to eradicate the fungal infection of brain. ठीक है, meningitis जो patients में हो जाता है due to some fungi, and the organism which is involved for CNS fungal infection is coccidioids. Okay. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आप स्किन के, हेयर के और नेल्स के इन्फेक्शंस में तो आप बता दो कि कैंडिडा एल्बिकेंस इन्वॉल्व होता है, बट जो सीएनएस में मेन जो फंगाई होता है, जो सीएसएफ को, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ब्रेन को जाके इफेक्ट करता है, दैट इज दैट कॉक्सीडियोइड्स. और इसमें आप देते हैं एम्फोटेरेसिन बी को थ्रू इंट्राथीकल इन्फ्यूजन. ओके, Okay, intravenous administration of amphotericin B is a treatment of choice for mucormycosis and is used for the initial treatment of cryptococcal meningitis, severe or rapidly progressing histoplasmosis, elastomycosis and coccidioidomycosis. अच्छा, another important infection is intraocular injection. Intraocular injection क्या होता है कि जब आप ड्रॉप्स की फॉर्म में आंख के अंदर इंस्टिल कर देते हैं, that is that one that is basically fungal ophthalmitis में दिया जाता है, फंगस एंड ऑफ्थेल्माइटिस में, और समटाइम्स आप इसको इंट्राओकुलर इंजेक्ट भी करते हैं. ठीक है, ड्रॉप्स की फॉर्म में भी दिया जा सकता है और इंट्राओकुलर इंजेक्ट भी किया जाता है जब फंगल इन्फेक्शन आंख के अंदर एंड ऑफ्थेल्माइटिस कर देता है. ठीक है,
So we are discussing here is amphotericin B. Now, what are the major side effects? First of all, जब आप IV intravenous injection देते हो amphotericin B का, so the most common or most acute reactions which is occurred is fever and chills. ठीक है? Another important thing here is it can cause tachypnea and respiratory stridor. What is tachypnea and what is respiratory stridor? क्या होता है tachypnea? Breathing rapid. rate. हार्ट रेट भी होता है। That is tachycardia. Increased heart rate is tachycardia, but मैम in- ब्रीथिंग मैम ज्यादा हो ब्रीथिंग जाती रेट ज्यादा हो जाता है. increased respiratory rate is called tachypnea. And what is stridor? Stridor is basically a term used when there is laryngeal edema or inflammations occur. आपको पता है जो larynx है, that is the sound box, vocal cords होते हैं वहाँ पे, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? उसे sound box कहते हैं, जहाँ से voice produce होती है. तो समटाइम्स ये लेरिंग्स का एडिमा कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट जब सांस लेता है तो उसके सांस के साथ आवाज आती है. दैट इज स्ट्राइडर. तो एम्फोटेरिसिन बी को आपने बहुत कॉशियसली देना है बिकॉज इट हैज अ सिवियर रिएक्शंस, फीवर, चिल्स, टेकिपनी एंड रेस्पिरेटरी स्ट्राइडर एंड मॉडेस्ट हाइपोटेंशन आल्सो मे अकर. ठीक है? व्हाट इज हाइपोटेंशन? लो ब्लड प्रेशर। Low blood pressure. लो ब्लड प्रेशर. ठीक है? तो आईवी जब भी कोई आपने इंजेक्शन देना होता है, एक तो आपने बहुत स्लोली एडमिनिस्टर करना है, दूसरा आपने उसको बहुत कॉशियसली देना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है. ओके. Now another important thing here is the patients with pre-existing cardiac or pulmonary disease may tolerate the metabolic demands of reaction poorly and develop hypoxia or hypotension. जब अगर आपने एम्फोटेरिसिन बी की कहीं पे इंडिकेशन बन गई है, कोई पेशेंट आपके पास डायबिटिक आ गया, हाइपरटेंसिव आ गया है, या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया है कि जिसको फंगल इन्फेक्शन है और उसको कोई कार्डियक इश्यूज भी हैं या पल्मोनरी इश्यूज भी हैं, तो आपने बहुत कॉशियसली, बहुत ध्यान से डोज को इस तरह से मैनेज करना है कि और आपने बहुत स्लोली एडमिनिस्टर करनी है, क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स में, पल्मोनरी डिजीजेस के साथ पेशेंट्स में एंटी फंगल ये जो एम्फोटेरिसिन बी है, इसकी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से उनको सडन हाइपोटेंशन हो जाती है. क्या होगा कि पेशेंट को फौरन बीपी जो है वो गिर जाएगा पेशेंट का, और पेशेंट समटाइम फेंट हो जाते हैं. ओके. Although the reaction ends spontaneously in 30 to 45 minutes, पैथिडीन may shorten it. ठीक है? पैथिडीन इस चीज को शॉर्टन कर देता है. पैथिडीन इज अ नार्कोटिक. ठीक है? अगर किसी भी कार्डियक और पल्मोनरी पेशेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आपने पैथिडीन दे देना है. इज दैट ट्रू इफ आई एम टेलिंग दैट पैथिडीन इज एन एंटीडोट ऑफ एंटीफंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी? इज इट एन एंटीडोट? हाँ, Yes. क्या? Yes. Yes, ma'am. एंटीडोट क्या होता है? मैम जो मैम, उसके antidote एडवर्स नहीं है, इफेक्ट को antidote अपोज होगा। करता है. मैम एंटीडोट नहीं है, एंटीडोट बिल्कुल खत्म कर देता है, मगर ये किसको काम कर रहा है? हाँ, एंटीडोट क्या? शाबाश. एंटीडोट क्या होता है? जब भी कोई ड्रग मार्केट में आती है, अब अगर आप ये कहो कि चाइना वालों ने ये जो कोरोना वायरस है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो जिसने भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने इसको इंट्रोड्यूस या इसको बनाने से पहले उसका एंटीडोट बनाया होगा. ठीक है? What is antidote actually is, एंटीडोट होता है कि उस ड्रग का ऑपोजिंग एजेंट, कि उस ड्रग का जो इफेक्ट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन करने वाली ड्रग. बट पैथिडीन इज नॉट एन एंटीडोट ऑफ एंटीफंगल एम्फोटेरिसिन बी. ठीक है? इट ओनली रिड्यूसेस द एक्यूट रिएक्शन अकर्ड बाय दिस ड्रग. ठीक है? जिस तरह अगर आपको कोई पेशेंट आपके पास आया है और उसको कोई रिएक्शन हो गया है तो आप उसको फौरन से स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा देते हो, या अगर उसको कोई एकदम से लेट सपोज पेन हो गई है, फीवर हो गया, तो आप उसे पैरासीटामोल दे देते हो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट सिम्टम. ठीक है? जो उस ड्रग के रिएक्शन से हो गया है, बट दैट इज नॉट एन एंटीडोट. ठीक है? एंटीडोट क्या होता है? उस ड्रग का बिल्कुल एक ऑपोजिट एजेंट जो कि उस ड्रग को न्यूट्रलाइज करता है, उसके इफेक्ट को. जैसे एसिड का एंटीडोट है बेस. ठीक है? जो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है. ओके. ओके.
Now, another important thing here is pre-treatment with oral paracetamol or use of IV hydrocortisone at the start of infusion decreases reaction. अगर आपको लगता है कि कोई कार्डियक पेशेंट है और वो आपके पास एम्फोटेरासिन बी IV इंजेक्शन लगवाने आ गया है, तो आप उसको पहले ही पैरासीटामोल दे दें, ठीक है, ओरल, या फिर उसे हाइड्रोकॉर्टिसोन लगा दें IV in order to reduce the reaction. What is hydrocortisone? स्टीरॉइड इंजेक्शन. क्या करता है स्टीरॉइड? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है. ठीक है, वो क्या करेगा, रिएक्शन होने नहीं देगा, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहां पे स्टार्ट होगा उसको वो पहले इनहिबिट कर लेगा, ठीक है, ये मास्क कर लेगा उस इफेक्ट को जो कि बॉडी का नॉर्मल इम्यून सिस्टम जनरेट करता है. ओके. Another important thing here is azotemia occurs in 80% of patients who receive amphotericin in deep mycosis. What is azotemia? कभी पढ़ा है आपने फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, या पहले फार्माकोलॉजी जो पढ़ी थी उसमें? What is azotemia? या किडनी में? क्या होता है azotemia? मैम किडनी डैमेज हो जाती है. Okay. Now this is your home task. आपने जाके इसको सर्च करना है, क्योंकि आप लोग वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टॉपिक्स पढ़ते हो. नेक्स्ट टाइम मैंने सबसे पहले इसके बारे में पूछना है, देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगी. व्हाट इज एजोटीमिया? इट इज रिलेटेड टू किडनीज, ठीक है. एम्फोटेरासिन बी से एजोटीमिया हो जाता है इन 80% ऑफ केसेस. ओके. नाउ सेवरल लिपिड फॉर्मुलेशंस ऑफ एम्फोटेरासिन बी, colloidal dispersion and liposomal amphotericin B have been developed in an attempt to reduce the toxicity profile of this drug and to increase its efficacy. And now, as you know that amphotericin B के बारे में देखा गया कि this drug has so many side effects and so many reactions, ठीक है, तो इसीलिए इसकी एक preparation बनाई गई, that is basically liposomal एक preparation बनाई गई lipids के साथ. एक आप ये समझ लो कि oil based एक इसकी preparation तैयार की गई जिसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस्ड थी, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई और उसकी एफिकेसी जो है वो इंक्रीज हो गई. Amphotericin with lipids alters the drug distribution with lower levels of drugs in the kidneys, reducing the incidence of nephrotoxicity. ठीक है. नेफ्रोटॉक्सिसिटी का इसका जो इफेक्ट था, जब उन्होंने एक न्यू ड्रग बनाई विद दिस लिपिड बेस्ड, इसकी जो एक प्रेपरेशन इन्होंने बनाई, उसके बाद ये देखा गया कि उसका इफेक्ट जो है वो किडनीज पर बहुत कम था, एंड इन दिस वे इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी. व्हाइल दिस इज लेस टॉक्सिक, द लिपिड फॉर्मुलेशंस आर सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी. ओके. द न्यूअर ड्रग, अगर आपसे बाय बात आता है, जी जी मैम स्लाइड स्टॉक हो गई है. कौन सी स्लाइड आ रही है आपको नजर? मैम एजोटीमिया वाली. अब आ रही है? नो मैम. किस सबकी स्लाइड स्टक हो गई? यस मैम. एजोटीमिया वाली आपको शो हो रही है? यस मैम. यस मैम. जी मेमोरी शो. अब ठीक है? नो. नो मैम. नो. एक मिनट. अब नजर आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Now the next slide is about the lipid formulation of amphotericin B. That lipid formulation of amphotericin B is basically having a reduced toxicity profile and increased efficacy. ठीक है. लिपिड फॉर्मुलेशन क्यों बनाई गई एम्फोटेरिसिन बी की? in order to reduce the toxic effects on the kidneys, because it has a very
फेटल इफेक्ट ऑन किडनीज, ठीक है। तो ये जो लिपिड फॉर्मुलेशन है बेसिकली एम्फोटेरेसिन बी की, इट इज लेस टॉक्सिक एंड बट इट इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज निस्टैटिन। अब नजर आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay, we are discussing basically the class 1 antifungal drugs। और class 1 antifungal drugs में मैंने आपको बताया था कि आपने फर्स्ट 2 ज्यादा हमने डिटेल में इसमें डिस्कस किया, और जो लास्ट वाली पोलिन एंटीबायोटिक्स है हम अभी वो डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हमने एक कवर कर ली है, दैट इज एम्फोटेरेसिन बी। नाउ द अदर ड्रग इज निस्टैटिन। What is nystatin? It is again a Pauline antifungal drug with a ring structure, and a mechanism of action is similar to that of amphotericin B. Too toxic for systemic use. That's why nystatin is limited to the topical treatment for superficial infection caused by Candida albicans. क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी भी सिस्टेमिकली बहुत ज्यादा थी, देयरफॉर हम इसको सिर्फ सुपरफिशियल इन्फेक्शंस के लिए टॉपिकली देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी कैंडिडा एल्बिकेंस के टॉपिकल इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन में होते हैं, हेयर में, नेल्स में होते हैं, उसमें आप इसको एडवाइस करते हैं। ओके, इन्फेक्शंस कॉमनली ट्रीटेड बाय दिस ड्रग इंक्लूड ओरल कैनिडियासिस, थ्रश। जो ओरल कैनिडियासिस होता है उसको हम ओरल थ्रश भी कहते हैं, ओरल फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। Nystatin is used for oral candidiasis and also for mild esophageal candidiasis and vaginitis. Okay. Now, other class, एक जो हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास को हमने सब डिवाइड किया हुआ है इनटू एजोल्स में, इमिडाजोल्स में, पोलिन एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कवर कर लिया है पोलिन एंटीबायोटिक्स, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग एंटी फंगल एजोल्स, ठीक है। अब एंटी फंगल एजोल्स जो हैं ये दो तरह के हैं, एक एजोल्स ओल्ड एजोल्स हैं, ठीक है, एंड सम आर न्यूअर एजोल्स, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन को एक दफा दोबारा से देख लें तो imidazoles are basically the old ones, ठीक है, and the triazoles are the newer antifungal drugs, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, antifungal azoles are basically synthetic drugs with broad spectrum fungistatic activity, ठीक है। azoles can be divided into two groups, the older that are imidazole agents, clotrimazole है, ketoconazole है, miconazole है, ठीक है, and the newer ones are triazoles which includes fluconazole, itraconazole and voriconazole, ठीक है। इसमें कोई टेंशन, एंटीफंगल एजोल्स दो तरह के हैं, ठीक है, एक इमिडाजोल्स है और एक क्या है, ट्राइजोल्स हैं, ठीक है। ओल्डर वंस आर कॉल्ड clotrimazole, ketoconazole and miconazole, and the newer one are triazoles which includes fluconazole, itraconazole and voriconazole. Okay, basically what is the main purpose behind जो antifungal drugs की class 1 है, उसने क्या करना था, उसका जो main function था, उसने सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इनहांस करना था, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इनहांस कर देती है, जिसकी वजह से फंगस की जो सेल के कंटेंट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो लीक आउट हो जाते हैं, और इन दिस वे फंगल सेल जो है वो डैमेज हो जाता है। Now azoles, what is the activity of azoles? Basically they exert antifungal activity by inhibiting the cytochrome P450 system, ठीक है। P450 एंजाइम जो होता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ये बेसिकली इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ओके। और इन दिस वे ये क्या करते हैं, उनकी डीमाइलिनेशन कर देते हैं, जो उसके सेल वॉल के अंदर एर्गोस्ट्रोल होता है उसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। इन दिस वे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, फंगल मेम्ब्रेन एर्गोस्ट्रोल कंसंट्रेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिजल्ट्स इन डैमेज्ड एंड लीकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो है एक ही क्लास, और उस क्लास ने क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है, परमेबिलिटी को सॉरी इंक्रीज करना है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना है। बट जो एजोल्स होते हैं उनका मैकेनिज्म एक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, फ्रॉम पोलिन एंटीबायोटिक्स। अब डिफरेंट किस तरह से है, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम को, और इस तरह से डीमाइलिनेशन करते हैं एर्गोस्ट्रोल की, और रिड्यूस करते हैं फंगल मेम्ब्रेन एर्गोस्ट्रोल कंसंट्रेशन, रिजल्ट्स इन डैमेज इन लीकी सेल मेम्ब्रेन। समझ आ गई है इस चीज की? Yes, ma'am. Okay, the toxicity of these drugs, basically why the toxicity of these drugs is high, because
ये ड्रग्स मेमेलियन सेल्स के साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को भी डिक्रीज कर देती हैं। The toxicity of these drugs depends upon their relative affinities for mammalian and fungal cytochrome P450 systems. ठीक है, और इन दिस वे होता क्या है कि जब आप एजोल्स देते हैं तो बॉडी ह्यूमन बॉडी या होस्ट जो सेल्स होते हैं उनका P450 एंजाइम सिस्टम भी डिक्रीज इनहिबिट हो जाता है, एंड द ट्राइजोल्स tend to have fewer side effects, otherwise they are having better absorption, better drug distribution in the body tissues and fewer drug interactions. दूसरी ड्रग्स के साथ इनके इंटरेक्शंस नहीं होते ज्यादा, इनके साइड इफेक्ट्स कम है, एब्जॉर्प्शन रेट बहुत अच्छा है, अगर ओरली दी जाए तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और ड्रग जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इनटू ऑल बॉडी टिश्यूज। They can be given in this topical form, they can be given capsular form, ठीक है, टैबलेट्स के फॉर्म में दी जाती है। Now an important drug of this class is fluconazole. Okay, what is fluconazole? Fluconazole does not require an acidic environment as does ketoconazole. ठीक है, ketoconazole बेसिकली क्या है, इमिडाजोल है, एंड फ्लूकोनाजोल क्या है, ये ट्राइजोल है। ओके, ट्राइजोल है फ्लूकोनाजोल, एंड जो ओल्डर एजोल्स हैं दैट इज कीटोकोनाजोल। तो जो न्यूअर ड्रग है दैट इज फ्लूकोनाजोल, दे डज नॉट रिक्वायर एन एसिडिक एनवायरनमेंट as does ketoconazole for GI absorption. About 80 to 90% of an orally administered dose is absorbed, yielding high serum drug levels. अब आप ये देखो कि ये ड्रग जब आप ओरली लोगे तो ये पूरी की पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और 80 to 90% इसका अब्जॉर्ब हो जाता है, और इसकी हाफ लाइफ भी जो है दैट इज अबाउट 27 to 37 आवर्स। जिस ड्रग की इतनी ज्यादा हाफ लाइफ होगी तो मीन्स अगर आप उसको वंस डेली डोज में भी दोगे तो आप अपना जो गोल है वो अचीव कर लोगे। And another important thing with important point here is fluconazole has less renal effects. ठीक है, नॉर्मल रीनल फंक्शंस रहते हैं, कोई रीनल इफेक्ट्स इनके साथ ज्यादा नहीं होते। ओनली 11% ऑफ ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूकोनाजोल्स। अब हम लोगों ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। एक होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो इसका मैंने बता दिया, दैट इज साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट करना। Now these all lines here, they are basically the properties of this drug. कि इस ड्रग में क्या प्रॉपर्टीज है एज कंपेयर टू अदर ड्रग ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो कीटोकोनाजोल से अगर मैं आपसे इसके डिफरेंसेस आपसे पूछती हूँ तो कीटोकोनाजोल से इसके डिफरेंसेस क्या हैं कि ये जो है ड्रग वो इसको एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 80 to 90% ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, हैविंग हाई सीरम कंसंट्रेशन, having high half life, ठीक है, 27 to 37 hours. That's why giving this only once daily dose, ठीक है, and this drug is having less side effects on the kidneys and only 11% is bound to the plasma proteins. Now the drug penetrates widely into the most body tissues. Another property, CSF, just cerebrospinal fluid levels are 60 to 80% of serum levels. CSF में भी इसका level 60 to 80% achieve हो जाता है. That is why this drug is very effective for fungal meningitis. ठीक है, meningitis के लिए वही drug effective होगी जो CSF में चली जाएगी, जो blood brain barrier को cross कर जाएगी, तो ये 60 to 80% achieve कर लेती है अपनी concentration in the CSF, and that's why this is very effective drug for the fungal meningitis. About 80% of the drug is excreted unchanged in the urine. Dosage reductions are required in the presence of renal insufficiency. ठीक है, 80% ड्रग अनचेंज्ड एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और रीनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को आपने इसकी डोज जो है वो रिड्यूस देनी है, कम देनी है। ओके, व्हाट इज द मेन इफेक्ट? ठीक है, एंड इसकी जो बेसिकली आप समझ लें कि एंटी फंगल स्पेक्ट्रम कह लें इसको। ठीक है, तो दिस ड्रग इज बेसिकली फ्लूकोनाजोल इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट कैंडिडा स्पीशीज, थ्रश इन द एंड स्टेज 8 पेशेंट्स। ठीक है, often refractory to the statin, clotrimazole and ketoconazole. Basically what is refractory? Refractory means कि जो antifungal AIDS के patients में antifungal drugs में statin, clotrimazole, ketoconazole अगर effective ना हो तो oral fluconazole is effective treatment. ठीक है,
तो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट्स विद इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनमें दिस ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एंड स्टेज होता है एड्स का और बहुत ज्यादा ओरल थ्रश होता है, जिस तरह ये वाइट से कोटिंग हुई हुई है, इसी तरह ये हैंड्स में फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इसी तरह फीट में हुआ हुआ है, या आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट्स का होता है जो बहुत ज्यादा जिनको इन्फेक्शंस होते हैं, जो बहुत ज्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो एड्स पेशेंट विद एसोफेजियल कैंडिडियासिस आल्सो यूजुअली रिस्पोंड टू फ्लूकोनाजोल। तो एड्स के पेशेंट्स के लिए या एंड स्टेज ये फंगल इन्फेक्शंस वाले पेशेंट्स में फ्लूकोनाजोल इज वेरी इफेक्टिव ड्रग। Now what is the dose? Basically this is given in the single dose, 150 milligram dose has been shown to be an effective treatment for the vaginal candidiasis, और ये इतनी इफेक्टिव होती है कि इसका 3 डे कोर्स भी काफी होता है। वंस डेली डोज होती है 150 मिलीग्राम की, 3 डेज कोर्स दिया जाता है समटाइम्स, और वेरी इफेक्टिव इन द पेशेंट्स विद कैंडिडा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसमें 3 डे का कोर्स इसका दिया जाता है, 150 मिलीग्राम की टैबलेट होती है डेली। स्टेबल नॉन न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स विद कैनिडीमिया में कैन बी एडिक्वेटली ट्रीटेड विद फ्लूकोनाजोल। ओके, now fluconazole basically may be an alternative to amphotericin B in the initial treatment for mild cryptococcal meningitis and coccidiotal meningitis। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो दी जाती है मेनिंजाइटिस जो कॉक्सिडियोइड्स कर देते हैं, ठीक है। तो फ्लूकोनाजोल जो होती है वो इसके अल्टरनेटिव के तौर पे भी दी जा सकती है। क्यों दी जाएगी फ्लूकोनाजोल और किन पेशेंट्स में दी जाएगी? मैम जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे जी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। बच्चों मेरी बात सुने, एम्फोटेरिसिन बी के रीनल इफेक्ट ज्यादा हैं, किडनीज पे उसके इफेक्ट ज्यादा हैं, और उन पेशेंट्स को दी जाएगी जिसमें रीनल कंप्रोमाइज होगा, ठीक है। हमने बेसिकली करना क्या है, सीएनएस के इन्फेक्शन को भी खत्म करना है, और ड्रग भी ऐसी होनी चाहिए जो किडनीज पे इफेक्ट ना करे। अल्टीमेटली तो ड्रग ने किडनी से ही एक्सक्रीट आउट होना है ना, तो ऑल्टरनेट ड्रग तब ही सजेस्ट की जाती है जब पहली वाली ड्रग से कोई साइड इफेक्ट ज्यादा आ रहे हो, तो आप उसको ऑल्टरनेट दे दें। दूसरा जो हमने पहली वाली ड्रग पढ़ी थी उसके हमने ये इफेक्ट्स भी तो पढ़े थे कि उसके रिएक्शन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, आईवी देने से उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, तो आप इसको ऑल्टरनेटिव तौर पे दें, ओरल फॉर्म में दे दें, ठीक है। Okay, a significant decrease in mortality from deep-seated mycosis were noted among bone marrow transplant recipients treated prophylactically with fluconazole। अब ये देखा जाता है कि वो पेशेंट्स जिनमें बोन मैरो का कैंसर हो जाता है और उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उन पेशेंट्स में समटाइम्स डेथ हो जाती है उन पेशेंट्स की ड्यू टू सिवियर फंगल इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट्स जिनके अंदर बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो उनमें कितना ज्यादा चांस होता है कि उनका इम्यून रिएक्शन जो है वो फ्लेयर अप हो जाए, तो उन पेशेंट्स को ज्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। ये बात आप सबको पता है कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए, कोई स्किन का ग्राफ्ट ही क्यों ना ट्रांसप्लांट किया जाए, तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करती है। तो जब भी किसी पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है कि क्योंकि अगर इम्यूनिटी सप्रेस नहीं की जाएगी तो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम उस फॉरेन टिश्यू के अगेंस्ट अपने रिएक्शन शो करेगा और वो फॉरेन टिश्यू जो है वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर बहुत सिवियर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसेंट ट्रीटमेंट्स, तो उनमें प्रोफाइलेक्टिकली एंटीफंगल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द डेथ ऑफ दैट पेशेंट। समझ आई इस चीज की? Clear? Yes, ma'am. Okay. Fluconazole taken prophylactically by end-stage AIDS patients can reduce the incidence of cryptococcal meningitis and also esophageal candidiasis and superficial fungal infections. ठीक है? Fluconazoles को आप prophylactically दे देते हैं end-stage AIDS patient में, यानी कि अगर अभी उनमें AIDS का बेसिकली अभी उनमें फंगल इन्फेक्शंस का चांस है, अभी उनमें डेवलप नहीं हुआ, तो आपने प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तौर पे उनको फ्लूकोनाजोल एडवाइस कर देनी है, जो कि रिड्यूस करेगी इंसिडेंस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, एसोफेजियल कैंडिडियासिस एंड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। फ्लूकोनाजोल्स आर वेल टॉलरेटेड, एसिम्प्टोमेटिक लिवर एंजाइम्स एलिवेशन करती है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लूकोनाजोल आर एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स, ठीक है।
and several cases of drug associated with hepatic necrosis have been reported. जो लिवर के अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, उसमें नेक्रोसिस क्या होता है, जहाँ पे वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इस्कीमिक चेंजेस आ जाती हैं. Another important side effect of fluconazole is alopecia. What is alopecia? पता है किसी को? एक्सट्रीम हेयर फॉल. मैम पैचेस में हेयर फॉल होना. दीदी Hair in the form of patches. शाबाश, ठीक है. एक होता है एलोपेशिया टोटालिस, जिसमें टोटल हेयर लॉस हो जाता है, और एक होता है कि जिसमें पार्ट्स में जो है वो जिस तरह आप बता रहे हो कि पैचेस में हेयर लॉस हो जाता है. शाबाश, ठीक है. अच्छा, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज बेसिकली एक और ड्रग है फेनिटोइन. दैट ड्रग इज आल्सो is the cytochrome P450 enzyme inhibitor. तो इस ड्रग को जो है फ्लूकोनाजोल को आप कभी भी फेनिटोइन के साथ ना दें. इसकी को एडमिनिस्ट्रेशन ना करें विद दिस फेनिटोइन, बिकॉज अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि फेनिटोइन का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा. ओके बच्चों, मेरा ख्याल है यहाँ तक काफी है जी. यस मैम, बहुत ज्यादा हो गया. सॉरी क्या? नहीं, ये मैंने यहाँ तक स्टॉप कर दी. इट्राकोनाजोल से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने ये मैं बात आपको बता दूं नेक्स्ट टाइम, जब तक मैं ये पूरा लेक्चर नहीं सुनूंगी. व्हाट इज योर होम टास्क? क्या दिया मैंने आपको? क्विज तैयार करें. मैम अभी क्विज भी है तो फिर मैम वो एक ड्रग का नाम बताया आपने, क्या नाम था उसका? बच्चे ड्रग का नाम नहीं बताया. एक साइड इफेक्ट था पोलिन एंटीबायोटिक. एजोटीमिया. ठीक है, एजोटीमिया के बारे में सर्च कर लेना. पहले तो चलो क्विज की तैयारी करो ना. क्विज दो वेडनेसडे को 7 PM पर, उसके बाद फिर एजोटीमिया देखकर आपने मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है. ये लेक्चर पहले सुनूंगी, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी. इसको मैं हाफ करने का मकसद ही ये था कि ताकि आप अच्छे से इसको तैयार कर लो. ठीक है. ओके मैम कितने लेक्चर रहते हैं जी? कितने लेक्चर्स? क्या मैम टोटल कितने लेक्चर हैं? टोटल 20 लेक्चर्स हैं, और मैंने लास्ट टाइम आपको 16th वाला पढ़ाया था. 15 रहता है, 19 और 20. ठीक है. ये वाला जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, दिस लेक्चर इज 17-18 कंबाइंड लेक्चर. ओके, तो 3 लेक्चर्स आर लेफ्ट. ये हाफ ये रहता है, और उसके अलावा 3 रहते हैं. वर्क प्लान आपका मैंने अपलोड किया हुआ है. जी मैम क्विज की परसेंटेज कितना है? आपको मैंने बताया था कि जो सिनेरियो बेस्ड एग्जाम मैंने रखा हुआ है दैट इज 15%. सेशनल्स में 15% का सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है, 5% की क्लास पार्टिसिपेशन है, 10% असाइनमेंट है, 10% प्रेजेंटेशन है. प्रेजेंटेशन का मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी. हो सकता है मैं पूरे सेक्शन को एक ही टॉपिक दे दूं, और आपने मुझे उसको प्रिपेयर करके अच्छी सी एक वीडियो प्रेजेंटेशन बना के सेंड करनी होगी. वो मैं आपको बता दूंगी आपने मुझे कब सेंड करनी है. पहले आप ये क्विज दो, और ये भी पॉसिबल है कि मैं आपका एक और सिनेरियो बेस्ड क्विज लूं. वो इस वीक में तो चले, वो देना बच्चे जरूरी है आपके लिए. ठीक है, ताकि आपकी परसेंटेज उसमें बेहतर इतना होगी. बर्डन हुआ है, हमारा शायद मैम पढ़ने जनवरी पे में है. रख लें. बच्चों मेडिकल की स्टडीज तो ऐसी ही होती है. बर्डन तो ना इसको कहो, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ता है. मैम आप जनवरी में रख लें. ठीक है, फाइनल ना लूं जनवरी में मैं यही लेती हूँ सेशनल्स. नो मैम, इस मतलब दिसंबर में ऑलरेडी बहुत मैम ज्यादा. अभी तो वो डिसाइड कर लेंगे. उसकी कोई ऐसी टेंशन नहीं है. अभी तक आपकी 2 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं. ठीक है, और जो 2 क्विजेस थे उनको मैंने कंसीडर कर लिया था. क्लास पार्टिसिपेशन में सिनेरियो बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, और प्रेजेंटेशन का मैं टॉपिक फिर आपको इस तरह करूंगी कि थर्सडे को बता दूंगी. आप उससे अच्छा सा प्रिपेयर करें. जो टॉपिक आपको मिलेगा 5 to 7 मिनट्स की, आपने मुझे ना एक अच्छी सी वीडियो बनाकर भेजनी है प्रेजेंटेशन. ठीक है, ओके अटेंडेंस लगवा लें. अहमद अली मलिक, प्रेजेंट मैम. अकील अहमद खान, अक्सा हैदर, अरूज गुल, प्रेजेंट मैम. अक्सा हैदर. ओके. अरूबा मुनव्वर, प्रेजेंट मैम. आतिका अफजल, प्रेजेंट मैम. आयशा मशर, प्रेजेंट मैम. बिस्मा आमिर, प्रेजेंट मैम. फरहीन जफर, फरवा रऊफ, प्रेजेंट मैम. फातिमा अजहर, प्रेजेंट.
फातिमा जावेद, प्रेजेंट। फजीन इरफान, Present. गुल लाला, प्रेजेंट। हाफिजा माइदा रफीक, Present. हफ्सा कलाम, प्रेजेंट। हाजरा आजम चौधरी, प्रेजेंट। हामिद महमूद अली, प्रेजेंट मैम। हानिया मसूद, इकरा शौकत, प्रेजेंट मैम। इसरा अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। जवेरिया गुल अमानुल्लाह, प्रेजेंट मैम। जवेरिया दी, प्रेजेंट। कायनात इकबाल, प्रेजेंट मैम। किरण फिरदौस, माहीन, प्रेजेंट। माहीन असलम, प्रेजेंट मैम। मेसमा जावेद, प्रेजेंट मैम। मलका आलिया, प्रेजेंट। मरियम इरफान, प्रेजेंट। मिधा जलील, मिनाहिल फातिमा, मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट। मोहम्मद फाहद रफीक, प्रेजेंट। मोहम्मद मोइनुद्दीन, यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद सरवर मुनीर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शाहिद रशीद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुफियान साजिद। ये जिसका भी माइक ओपन है मैंने उसकी एब्सेंट लगा के उसको रिमूव कर देना है मीटिंग में से। नाश्ता कराया जी। मोहम्मद शाहिद रशीद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद वकास इशफाक, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट मैम। नहजत जहरा, प्रेजेंट मैम। नूरुल ऐन खुरम। फिर आवाज आ रही है मुझे, किस बच्चे की आवाज है ये? मैम ये हामिद महमूद का माइक ओपन है। नूरुल ऐन, राफिया अरशद, Present, ma'am. शाह मुबारक, प्रेजेंट। सना मुजाहिद, प्रेजेंट। सना सलीम, सहर जहीर, प्रेजेंट। शरीन महक, प्रेजेंट। शेर अदनान, शीरी, प्रेजेंट। सुमन अकरम, प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद अरशद रजा, प्रेजेंट मैम। सैयदा बिस्मा अमार आमिर, प्रेजेंट। सैयदा दुआ फिजा, प्रेजेंट। सैयदा मोमना अली, तजल्ला रफीक, प्रेजेंट। तैयबा एहसन, Present, ma'am. तैयबा अनवर, प्रेजेंट मैम। तहरीम अकरम, प्रेजेंट। तहरीम फातिमा, मैम। तहरीम यासीन, प्रेजेंट। तौकीर अहमद, उमैर शाहिद, प्रेजेंट मैम। उमर नवीद मलिक, प्रेजेंट मैम मैम। तो कीर का माइक नहीं चल रहा। ओके, उंजिला, Present. उरूज फातिमा, प्रेजेंट। उस्मान इब्राहिम सिद्दीकी, प्रेजेंट मैम। उस्मा अनवर, प्रेजेंट। जारा इशफाक, मैम जारा का भी माइक नहीं चल रहा। जरीशा अब्दुल मजीद, प्रेजेंट।
जिले हुमा खान, उस्मान इब्राहिम सिद्दीक। आपका ये नॉन सीरियस एटीट्यूड मैं नोट कर लेती हूँ और मैं अब आपको देखती हूँ आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम मेरा माइक ओपन किया था लेकिन आवाज नहीं गई थी। क्या नाम है? अकील अहमद। अकील अहमद, ओके। मैम अब 7 बजे क्विज होगा। मैम मोहम्मद वकास इशफाक की लग गई है। मोहम्मद वकास इशफाक। एक मिनट में देख लेती हूँ। हाँ जी, 7 बजे है परसों वेंसडे को 16 दिसंबर को। ओके मैम। मैम प्लीज मेल करके चेंज ना कर दीजिएगा। नहीं चेंज नहीं करूंगी मैं, इसलिए बार यस बार मैम, टाइम चेंज ना करिएगा क्योंकि वो टाइमिंग ठीक है। करूंगी। आप लोग तैयारी करें और इंशाल्लाह 7 PM पे आप ओके मैम। LMS पे देखिए, आपको आपका क्विज मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके मैम। मैम। आपने मेरी अटेंडेंस लगा दी है? मैम वो जो पीछे वाली बाकी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो अब रिकवर नहीं हो रही हैं, मैम तो जो न्यू लेक्चर्स हैं उनकी तो रिकवर हो गई हैं, तो बाकी भी काइंडली कर तो मेरी दीजिएगा। बात अटेंडेंस लगा सुनो, दी मैं है? आपको यही बताने लगी थी, जो रिकॉर्डिंग लॉस हो गई है ना हमारी, वो है हमारी 1 to 7। ठीक है, अब मैं आपको यही कह रही थी कि अब मैंने वैसे अपने पास डाउनलोड कर ली है 7 ऑनवर्ड। आपने क्या करना होता है कि जब आपने रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, आप अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैम आई एम प्रेजेंट, आपने मेरी अटेंडेंस लगा ली प्लीज। क्या नाम है? जिले हुमा। जाग गई हैं आप? मैम मैं जाग रही थी, मेरा वो हैंडसेट शायद खराब थी तो वो आवाज नहीं जा रही। जी जी। अच्छा, आपका एक नंबर 1 आपने अपनी रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड कर लेना होता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका जो 7th लेक्चर है ना, वो जो क्विज में सिनेरियो बेस्ड एग्जाम में इंक्लूडेड है, वो मैंने भी आपको सेंड किया है, कुछ देर पहले मैंने आपको मेल कर दिया है। अब यस आपके मैम। पास वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिनका आपका अभी सिनेरियो बेस्ड एग्जाम है, दैट आर 7, 9, 13, 14, 15। जो फर्स्ट 6 रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं देखती हूँ, अगर तो मेरे पास डाउनलोड्स में कहीं पड़ी हुई है वो मैं आपको दोबारा से सेंड कर देती हूँ, अदरवाइज मैं उसको आपको एग्जाम से पहले पहले दोबारा से रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर दूंगी, उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, मैम वो ना अभी का दोबारा रिकवर हो जाती हैं, कुछ टीचर्स ना दोबारा रिकवर कर लेते हैं, मतलब जैसे आपने अपलोड किया ना तो आप कर सकती हैं उसे रिकवर, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगी उसका ना, वो उस प्रोसीजर का, तो फिर आप देख क्या लीजिएगा नाम है उसे। आपका? शीरी महक। ओके श्री महक, आप मुझे अभी मेल कर दें। एक्चुअली जहां पे मैंने अपलोड किया आप लोगों को वहां से रिकवर होंगी, मेल मींस की मेल में जो है। यस मैम, उसका ना एक स्क्रीनशॉट है, मेरी फ्रेंड ने दरअसल सेंड किया था, वो सर अमार है ना, उनकी भी लॉस हो गई थी, तो उन्होंने चले भी मैं ऐसे ही आपको, रिकवर किया है। ठीक है शाबाश, थैंक यू। आप मुझे बता दें, मैं वो करके आपको दोबारा से सेंड कर देती हूँ, लेकिन अब से ऑनवर्ड आपके पास जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आपके पास आया करेंगी, आप फौरन से अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर लो। ओके ओके मैम। ओके। मैम ओके, टेक केयर। हाँ जी बताएं। मैम मैम अगर आप गूगल पे सर्च करेंगी ना तो वहाँ पे सारा मेथड लिखा हुआ है। नहीं, बेसिकली होता क्या है कि जो जूम की, जहां पे हम जूम ओपन करते हैं ना, वहां पे रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल नहीं मिलती, बट ये है कि वो लिंक्स मेरे पास जरूर है सेंट मैसेजेस में जो मैंने आपको भेजे हुए हैं। अब उसको जब आप ओपन करते हो तो उस पे ये लिखा हुआ आता है कि दिस इज नो मोर, यानी कि आपके पास अब नहीं है रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसको मैं देख लेती हूँ, अगर तो रिकवर हो जाते हैं, अदरवाइज मैं पूछ लेती हूँ सर अमार से। ठीक है, ओके जी, ओके मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।